कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न साहित्यकारों से मुलाकात करते हैं। उनकी कैसी क्रियाशीलता रहती है, सृजनशीलता रहती है, किस तरह से वो अपने कलम के माध्यम से समाज की बहुत सी बातों को उकेरने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है पर्यावरणीय चिंताएं और हिमाचल। और इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं जो कि एक उपन्यासकार, कहानीकार, लेखक और कवि हैं, जो कि एस.आर. हरनोट जी, बहुत एक प्रतिष्ठित साहित्यकार जिन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत सी अपनी रचनाएं रखी हैं, लिखी हैं, जिनके माध्यम से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। एस.आर. हरनोट जी, आपका वागधारा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका और दर्शकों का हरनोट जी, आज का जो विषय है पर्यावरणीय चिंताएं और हिमाचल। पर्यावरण की चिंता सबकी चिंता है, जिसके विषय में बहुत से लेख सामने आते हैं, बहुत सी बातें सामने आती हैं। आप भी गांव देहात से संबंध रखते हैं, चुनाव गांव से आप संबंध रखते हैं, जो कि ज़िला शिमला उप तहसील धामी से जुड़ा हुआ है। और आपने भी बचपन में वहीं पर आपने अपनी पढ़ाई की। तो किस तरह से आपका स्नेह आपकी रचनाओं के माध्यम से, हमें लगता है कि आपकी जो पर्यावरणीय चिंताएं थी वो शुरू से थी। जगदीश जी, आपने गांव से प्रश्न किया, मेरे बारे में किया कि गांव से हमारा जुड़ाव कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है या गांव है, उसमें प्रकृति वास करती है जी। और हमें ये लगता है कि जब हम अपने परिवार में, जब हम बच्चे भी होते हैं, तो हम सबसे पहले प्रकृति के साथ खेलना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो माँ है और जो प्रकृति है उसके एक ही रूप होते हैं दोनों के। क्योंकि माँ की गोद में आपका बचपन गुजरता है और उसके बाद जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो प्रकृति आपको अपना लेती है। प्रकृति की गोद में। बिल्कुल, गोद में आते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा जो सानिध्य किसी भी बालक को या किसी भी आदमी को मिलता है, वो चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, तो मुझे लगता है कि वो प्रकृति हमेशा साथ रहती है। जी। आप गांव की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब अगर हम अपने बचपन में जाएं कि हम तो जहाँ आज हम खड़े हैं या जहाँ आज हम जिस उम्र पे हैं, जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो सबसे पहले माँ और प्रकृति याद आती है हमें। क्योंकि आप देखते हैं कि उस टाइम ना तो बहुत सड़कें होती थी, पगडंडियाँ होती थी और पगडंडियों में मतलब कितने जंगल होते थे वो जी। और फिर दूर दूर स्कूल होते थे। जैसे पानी होता था तो पानी में नलके नहीं होते थे, तो हम बावड़ियों के पास जाते थे। जी। तो वो बावड़ियाँ 4-5 किलोमीटर होती थी और गांव की औरतें वो घड़ों में पानी लाती थी। और वो सुबह, एक तो ये होता था कि पानी लाना है तो एक तो सुबह का जो उनका समय था, जीवन था, वो मतलब 3-4 बजे उठ जाती थी। और जब बावड़ी के वो हम खुद भी पानी लाते थे, तो वो बावड़ियाँ इतना शीतल जल उनका होता था कि वो मौसम के हिसाब से हमें पानी देती थी। कैसे देती? जब सर्दी होती थी तो उसका पानी हल्का वो गर्म होता था, और जब गर्मियाँ होती थी तो बिल्कुल शीतल जल होता था उसका। तो उसी तरह आप पेड़ पौधे चारों तरफ जो हरियाली थी, मतलब वो सानिध्य बहुत वो ज़बरदस्त था। अच्छा, फिर क्या होता था कि गांव के साथ साथ छोटी छोटी नदियाँ होती थी, वो भरी रहती थी वो नदियाँ, और उनमें भी शीतल जल होता था। और उन नदियों से क्या होता था कि एक तो पशुओं को पानी मिलता था, वो उन्हीं के किनारे एक नेचुरल वाटर होता था। तो और उनसे जो पवन चक्किया घराट होते थे, आप देखो कि घराट का कितना बड़ा कंसेप्ट था हमारा, कि एक जो पिसाई का आटा है आप वो मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से या मतलब आहार की दृष्टि से और वो पौष्टिक की दृष्टि से कितना अच्छा रहता था। और वो घराट वो प्रकृति चलाती थी, क्योंकि पानी प्रकृति है। तो आप देखो कि वो जो नेचुरल चीज़ें थी, वो कुदरती चीज़ें थी, तो मानव ने उसके साथ मतलब किस तरह सामंजस्य जोड़ा। और आज तो आप देख रहे कि मतलब अगर आज यहाँ से यहाँ बैठ के या इस पड़ाव पे बैठ के हम गांव की तरफ जब दृश्य डालते तो कुछ ना कुछ हमने बहुत समाप्त कर दिया है। क्योंकि खेती कम हो गई है, पशु हम नहीं पालते, क्योंकि प्रकृति के साथ जो पशुओं का सामंजस्य होता था वो भी एक बहुत बड़ा होता था। क्योंकि
जो हरियाली आप देख रहे हैं कि जो घासनी पे घास होता था, जब हम पशुओं को उसमें चराने छोड़ते थे तो ये कहते हैं कि जब उनका वो मुंह से जो जिस घास को खाते थे उसमें दुगनी पैदा उगता था वो घास उस तरह से। और फिर वो जाते थे तो गोबर और उस तरह का उनका मतलब जो वो नेचुरल खाद उसमें मिलती थी। और दूसरा एक ये होता था कि वहाँ गांव में आपने देखा कि हर गांव में एक कुफर होती थी, एक तालाब होता था जिसमें पशुओं को तो पानी मिलता ही था, लेकिन बच्चे उसमें नहाते भी थे, स्कूल से जाते थे, तख्तियाँ धोते थे। और सबसे बड़ा उसका जो फायदा होता था वो गांव के लिए होता था कि वो ऊंची जगह पे होती थी। और जो आज भी कॉन्सेप्ट है जैसे कि वाटर कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से शुरू से चलता है, उसी से चला है। तो उससे क्या होता है कि एक नमी बनी रहती है पूरे इलाके में, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ उसका पानी जाता है। तो लेकिन वो आप देख ही रहे कि सारा आज बिल्कुल जैसे ये जो पर्यावरणीय चिंता है ये विश्व का मामला बन चुका है और इसके लिए जो है एक दिन भी मुकर्रर किया गया है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। न केवल हिमाचल, देश विदेश में इसको मनाया जाता है। लेकिन ये जो पर्यावरणीय चिंता है इसे आप अपने साहित्य की दृष्टि से कैसे स्पष्ट करें? तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो पर्यावरणीय चिंता है ये बहुत साल पहले वैसे तो शुरू से रही है, क्योंकि जैसे आदिकाल से मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, तो ये तो पहले से ही रही है। लेकिन पहले प्रकृति थी, प्रकृति से सब कुछ मिलता था। लेकिन आप देखो कि जो अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये दिवस क्यों मनाया गया? इसीलिए मनाया गया कि हम पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम प्रकृति का दोहन तो कर रहे हैं लेकिन उसको बचाने का हमारे पास कोई नहीं है। आप देखो कि जो 5 जून का जो दिन था 1972, 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी पहल की थी और सबसे पहला जो सम्मेलन था वो स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम था उसमें ये पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और जिसमें 119 कंट्रीज थी जिन्होंने इस पर विचार किया कि हम धीरे धीरे जो पृथ्वी को हम नष्ट कर रहे हैं, हम पानी को नष्ट कर रहे हैं, हम ज़मीन को नष्ट कर रहे हैं और हमारे पास हवा नहीं रहेगी कुछ सालों बाद, ठीक है ना। तो वो आप देख ही रहे आज कि किस तरह का प्रदूषण फैल रहा है। तो इस वर्ष जो पर्यावरण का थीम है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ और जो ये संस्थाएं हैं ये हर साल तय करती है कि 21 में क्या होगा, 22 में क्या होगा, 23। हाँ, तो इस वर्ष का थीम एक पृथ्वी है जी। एक पृथ्वी का मतलब है कि ये जो पृथ्वी है ये जगह जगह टुकड़ों में ना बंटे, जैसे हम बांट रहे हैं इसको कि कहीं जंगल नहीं है, कहीं मतलब वो मतलब जिस तरह विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्षति भी पहुंचा रहा है, क्योंकि जब जंगल कटेंगे है ना, हमारा नेचुरल वाटर खत्म होगा तो पृथ्वी को क्षति पहुंचेगी, और अगर पृथ्वी को क्षति पहुंचेगी तो मनुष्य नहीं रह जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हरनूर जी आपने बात की कि आदिकाल से जो आधुनिक काल का ये समय रहा है, बहुत से कवियों ने, उपन्यासकारों ने, कहानीकारों ने अपनी अपनी कृतियों के माध्यम से उस समय का बोध करवाया है। कैसे जो ये पर्यावरण है हमें पोषित और पल्वित करता था, प्रकृति हमें नियामत के रूप में मिली है, लेकिन इसकी जो चिंता है शुरू से उन रचनाकारों के, उन सृजनकर्ताओं के लेखने से उद्धृत हुई है। आप कैसे स्पष्ट करें? क्योंकि आप देखें कि आदिकाल से, जैसे मैंने बताया ना आपको, तो ये शुरू हो गया था, क्योंकि हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना, मानव जीवन एवं पर्यावरण एक दूसरे के पर्याय हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते जी। जो चीज़ें जहाँ मानव का अस्तित्व पर्यावरण से है, वहीं मानव द्वारा निरंतर किए जा रहे पर्यावरण के जो विनाश के लिए, या पर्यावरण का जो मतलब हम जिसके विनाश के लिए हम थोड़ा बहुत, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हम स्वार्थी हो गए हैं और विनाश हो रहा है, तो वो भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्योंकि पर्यावरण दिवस भी तभी मनाया गया कि जब भविष्य को हमने अंधकार में देखा कि क्योंकि आप कितनी, मैं आज मानता हूँ कि आप कितनी विमर्श कर लो, लेकिन पर्यावरण पे बात करना आज का सबसे बड़ा मैं ये चीज़ मानता हूँ कि सबसे बड़ी बहस पर्यावरण की है, ठीक है। तो हमारे जो आप देखो कि प्राचीन वेद थे, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, सामवेद थे और यजुर्वेद थे, इनमें आप इनको पढ़ोगे तो इनमें कोई ना कोई
चौपाई, छंद, श्लोक संस्कृत में जी, वो पर्यावरण की चिंताओं को लेके थे। उसमें प्रकृति का वर्णन भी होता था, उसमें जल, जंगल, जमीन सारे वर्णन होते थे। लेकिन कई सांकेतिक रूप से इनमें आपको ये मिल जाएगा कि पर्यावरण का अगर विनाश आप करोगे या छेड़छाड़ करोगे तो आप अपना विनाश उसमें करोगे। तो आपने हिंदी साहित्य की बात की, तो हिंदी साहित्य में मुझे लगता है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति को, पर्यावरण को और नदी, तालाब और पेड़ और उनको लाया है। वो उनके लाने का मतलब यही था कि ये चीज़ें जिंदा रहनी चाहिए, ठीक है ना। और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप आदिकाल के कवि विद्यापति का नाम आता है, जिनकी पदावली प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। और उसके बाद आप भक्ति काल में आ जाओ, भक्ति काल के कवि कबीर हुए, सूर हुए, तुलसीदास हुए, जायसी की रचनाएं आप पढ़ लो, और उसमें प्रकृति का कई स्थलों पर रहस्यात्मक वर्णन आपको मिलता है। बहुत सुंदर भी मिलेगा, और प्रकृति के साथ उनका मतलब किस तरह वो आत्मसात कर लेते हैं अपने को प्रकृति के साथ। तो वो भले चाहे वो रचना या कविताएं या कहानियाँ या मतलब छंद लिख रहे हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो संदेश मनुष्यता के लिए देते रहते हैं और पर्यावरण के बचाने के लिए। अब रीतिकाल में आप आ जाओ, तो रीतिकाल के कवियों में बिहारी आप देख लो, कितने सुंदर दोहे हैं उनके। पद्माकर है, देव है, सेनापति है, और प्रकृति में जो सौंदर्य बोध है और जो चिंताएं हैं उन्होंने बिल्कुल उसमें वर्णित करी है। अब आप आधुनिक काल की बात करो, तो आधुनिक काल में जैसे पर्यावरण दिवस शुरू हुआ तो उसके बाद ये चिंताएं बढ़ी, और आधुनिक काल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी। मतलब 20वीं और 21वीं सदी में तो जितना हमें, आप छोटा सा अपना ही उदाहरण दो कि आप 20 साल पहले शिमला आए होंगे, 10 साल पहले शिमला आए होंगे, तो शिमला की जो हरियाली थी वो आपको ये लगता है यार यहाँ तो इतने पेड़ थे, वो गायब हो गए पेड़। तो इसीलिए आधुनिक जो लेखन है या आधुनिक जो साहित्य है, तो मतलब उसमें ये चिंताएं बहुत गहराई से आ रही है। तो आप देखो कि प्रकृति का जो वर्णन है, मैं मानता हूँ कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए वो वर्णन किया जाता रहा है। वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो श्रृंगारिक कविताएं हैं, आप उसको इस तरह भी ले सकते हैं श्रृंगारिक रस में। लेकिन जब आप प्रकृति का सौंदर्य वर्णन करोगे या उसको वो करोगे, तो आप प्रकृति को बचाने की बात भी कर रहे हो। आप देखो कि मैथिली शरण गुप्त का एक साकेत में जो चंद्र ज्योत्सना में एक ग्रंथ है उनका, जिसमें रात्रिकालीन बेला की प्राकृतिक छटा का मुग्धकारी वर्णन है। आप मुग्ध हो जाते हैं जब उसकी 3-4 लाइनें मैं आपको उद्धृत करता हूँ कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अबनी और अंबर तल में। अब वो उस समय जब उन्होंने एक कविता लिखी हुई थी तो उन्होंने चांदनी को बड़ा स्वच्छ देखा हुआ था। मतलब वो किस तरह परिलक्षित होती थी। और आज अगर आप कहीं बाहर चांद को देखोगे तो चांद ही नहीं मिलेगा पहले तो। मतलब इतना वो प्रदूषण अभी हो गया है। उसके बाद पंत जी देखो आप, पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है कि उन्होंने प्रकृति का इतना ज़्यादा वर्णन किया है। तो उनकी पंक्तियाँ मैं 3-4 आपको उद्धृत कर देता हूँ कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। कि मैं उस आपका सौंदर्य में कैसे देखूं, जबकि मैं कैसे छाया छोड़ सकता हूं, या मतलब वो प्रकृति का साथ में कैसे छोड़ सकता हूं। तो मतलब इसमें आप देखो 4 ही लाइनें हैं, ये तो बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। लेकिन इसी में ही आपको देखिए कि ये जो 4 लाइनें, मार्मिकता जो है, मार्मिकता है, साहित्यकार का जो संबंध है, हाँ जी, वो अद्भुत लगता है। आप शिमला में जाओगे ना, आप माल रोड से उधर जाओगे मरीना की तरफ, वहाँ एक ये पंक्तियाँ उद्धृत है उस पे की हुई। अच्छा, वहाँ पे ये 4 पंक्तियाँ, तो मतलब वो मतलब वहाँ पेड़ है देवदार का, उसके साथ एक बहुत अच्छा चबूतरा सा बनाया हुआ है, चाहे पंथ की पंक्तियाँ उद्धरण कई जगह मिलेगी आपको। ये क्योंकि संदेश देती है। वन विभाग साहित्य से इस तरह भी परिभाषित करते हैं कि भाई ये प्रकृति को बचाने के लिए ये चीज़ें सारी। फिर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है कामायनी, उसमें जो लंबी कविता का पहला ही पद पर्यावरण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है वो। जी हाँ, मतलब वही है। तो उसमें से भी 2-3 लाइनें मैं जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से
देख रहा था प्रलय प्रवाह। अब कब लिखी थी उन्होंने, और वो मतलब किस तरह इसका वर्णन कर रहे हैं कि भाई अपने विनाश को वो कैसे हम देख रहे हैं आज। तो प्रसाद ने प्रकृति को ही सौंदर्य, और सौंदर्य को ही उन्होंने प्रकृति माना। बिल्कुल। बहुत बड़ी बातें जो हैं आपने रखी हैं, किस तरह से इन कवियों ने, इन साहित्यकारों ने प्रकृति को अनुभूत किया और फिर उसे लिखकर आज भी कायम किया, ताकि वो उस समय को याद कर सके जब ये प्रकृति दोनों हाथों से जो है मतलब लोगों को बांट रही थी अपनी प्रकृति का सौंदर्य। जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में इतने सैलानी आते हैं, वो यहाँ की प्रकृति को निहारते हैं, यहाँ की आबो हवा में रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं वो उत्पन्न होती है। आपकी ही कहानियाँ हैं, आप ही बहुत चर्चित एक कहानी है नदी गायब है, वो कहीं ना कहीं इस पर्यावरण की चिंता को प्रकट कर रही है। आपने गांव की बात करी ना, जी। तो मुझे लगता है कि जो गांव में हम प्रकृति के साथ रहे, फिर स्कूल आए, स्कूल से फिर जब शहरीकरण हमारा हुआ, क्योंकि मतलब हम तो जो गांव के लोग होते हैं वो तो एक पाँव उनका शहर में रहता है, एक गांव में रहता है, क्योंकि वो दोनों जगह से जुड़े रहते हैं। तो हिमाचल जैसी जगह, अगर आप ये देखो कि मैं तो पर्यटन विभाग में ही रहा हूँ, मैंने सर्विस ही वहाँ करी है, तो मैंने बहुत करीब से मतलब जितना सौंदर्य प्रकृति का देखा होगा, क्योंकि मैंने पूरा हिमाचल घूमा है, और उतना ही मैंने थोड़ा थोड़ा विनाश भी होते देखा है उन चीज़ों का। तो 10 साल पहले अगर जिन नदियों के साथ साथ हम जाते थे और जिन नदियों का सौंदर्य हम निहारते थे, फोटोग्राफी करते थे, तो आज वो नदियाँ गायब मिलती है हमारे को। क्योंकि देखो, विकास बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन विकास के लिए जब आप थोड़ा सा अंधाधुंध शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ कि जब आप वो उस तरह से बेतरतीब विकास करोगे और वो भी हिमाचल में, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा ही। आप देखो, सतलुज नदी आपको मिलेगी नहीं कई किलोमीटर, वो है ही नहीं है। उसी तरह क्योंकि जो प्रोजेक्ट उस पर लगे हुए हैं उससे उनके बहाव, हालांकि वो विकास की दृष्टि से जरूरी भी है वो चीज़ें, क्योंकि बिजली भी आपको चाहिए, लेकिन अब अगर बिजली आपको मिले, पानी ना मिले, तो तब भी वो बात नहीं बनती। तो इसलिए मेरा ये मानना रहा है, जैसे नदी गायब है कहानी का आपने जिक्र किया, तो उसमें यही है कि आप सुबह उठते हैं और जो नदी आपके साथ बह रही है वो, क्योंकि वो सुरंग में कन्वर्ट हो गई है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, और वो नदी नहीं है वहाँ, तो लोग हैरान होते हैं कि भाई वो नदी, अब नदी के सूखने से या नदी के गायब होने से या नदी का जो बहाव रोका गया है उससे नुकसान देखो आप, पशुओं के लिए पानी नहीं है आपके पास, आपकी खेती सूख जाएगी, आपके ग्राहट बंद हो गए, और जो हरियाली और जो सौंदर्य था वो समाप्त हो जाएगा उसमें। और फिर आपने आबी कहानी की बात करी, क्योंकि ये हिमाचल के संदर्भ में है। पहले तो मैं बता दूं कि हिमाचल में जो आकर्षण है वो प्रकृति प्रदेश हम इसको मानते हैं, क्योंकि इस प्रकृति के साथ जितनी परंपराएं हैं, या आप देवी देवता ले लो या अनुष्ठान ले लो या यहाँ के पेड़ पौधे या दूसरी चीज़ें ले लो, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जुड़ती है। और यहाँ का जो सौंदर्य है वो अभिभूत करता है आपको, क्योंकि जब धौलाधार रेंजेस या आप धौलाधार रेंजेस सबसे बड़ी रेंजेस इस वक्त, या अपर हिमालय है, या किन्नौर स्पीति के जो पहाड़ों को आप देखोगे, दूर से जब उसका अवलोकन करोगे तो उस तरह की छटा आपको यही लगेगा कि हम सचमुच जिस स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं हम उस स्वर्ग में हैं। तो सैलानी इसीलिए आकर्षित होता है। तो आप देखो कि जितनी हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या है उससे ज़्यादा तो टूरिस्ट ही आ जाते हैं साल में हमारे, ठीक है, लेकिन वो जो आते हैं उनका आकर्षण नदियां हैं, उनका आकर्षण हमारे पर्यटक स्थल जो सौंदर्य है वो है। आप कितनी जगह, आप नालदेहरा चले जाओ, नज़दीक एक उदाहरण देता हूँ मैं, उसमें जो विश्व का सबसे ऊंचा माना जाता है वो एशिया में, और गोल्फ कोर्स, और जब आप उस टापू को आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि आप यहीं बैठे रहेंगे, बोले इतना आकर्षित करती है। आप खजियार जाओ, जिसको स्विट्जरलैंड का अभी नाम दिया था, वो क्यों दिया था, मतलब खजियार आप चले जाओ तो आपके मन में वो जगह बैठ जाती है कि किस तरह वो प्रकृति ने उसको डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि बिल्कुल ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं प्रकृति को संदर्भित कर रही हैं, उसकी जो चिंताएं हैं उसको प्रकट करने की। आप अंतिम के इन पलों में क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से अगर इस प्रकृति के दोहन को रोकना है, पर्यावरण को अच्छा और साफ सुथरा बनाना है, तो क्या प्रयास करना? तो मैं क्योंकि आपने आबी कहानी का जिक्र किया, तो वही मैं चाहता हूँ कि
एक बहुत बड़ा संदेश वही आभी है। जी। आभी है, अब कुल्लू कुल्लू की लोकल बोली में चिड़िया को आभी आभी ये बोलते हैं, जी। जैसे हमारे अपने बोलते हैं ना बिल्कुल। आभी। तो आप देखो कि कुल्लू का जलोरी पास बहुत सुंदर पास है जो 8 महीने बंद रहता है। जी। वहाँ से 8 किलोमीटर दूर पैदल रास्ता है श्रेयोल सर लेक, जो 8 महीने जम जाती है। और वहाँ ये प्रचलित है, हमने खुद भी देखा है कि यहाँ वो जो झील है वो इतनी सुंदर झील है कि चारों तरफ बांध के पेड़ है और बांध के पेड़ों की जो छाया है वो उसमें ऐसे लगता है कि वो लहरा रही होती है। जी, जी। वो खेल रहे होते हैं वो पेड़ उसमें। उसके साथ एक बूढ़ी माँ का मंदिर है उसके साथ। जी, जी। जैसे कि वो प्रकृति, बूढ़ी माँ प्रकृति हो जीती जागती, और झील वो उसी का ही प्रांगण हो, उसमें वो खेलती हो। तो वहाँ ये कहते हैं कि एक चिड़िया है, वो झील इतनी स्वच्छ है वहाँ पे कि जबकि पत्ते इतने गिरते हैं और सारा, क्योंकि आप किसी भी झील पे जाओ उस पहाड़ों की जो जंगलों के बीच है उसमें पत्ते मिलेंगे आपको, वो सड़ भी रहे होते हैं, लेकिन उस झील में आपको एक तिनका नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जो आभी चिड़िया है वो उन तिनकों को उठा लेती है, जैसे ही वो गिरते हैं और वो बैठी रहती है बांध के पेड़ों पे और वो उसके उठा देते। तो मेरा संदेश भी यही है, आप देखो वो चिड़िया कितने सालों से उस झील को स्वच्छ रख रही है। और हम लोग जो है, हमें आज क्या करना पड़ रहा है कि हमें स्वच्छता अभियान चलाने पड़ रहे हैं। लेकिन आप उस चिड़िया से क्यों नहीं सीखते कि जो सदियों से उसको तनख्वाह कोई नहीं देता, वो किसी प्रधान को नहीं जानती, वो किसी की मेंबर नहीं है, ठीक है ना, तो वो काम कर रही है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व है कि भाई मैंने अपनी झील को साफ रखना है। तो मेरा भी यही संदेश है। हरनोट जी, आपने इस चिड़िया के माध्यम से, आभी के माध्यम से तमाम हमारे दर्शकों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम वागधारा में आज हमारे मेहमान थे SR हरनोट जी, जो कि एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कहानीकार हैं और उन्होंने अपनी कहानियों और रचनाओं के माध्यम से तमाम जगत को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।